Okay, so today's topic is DNA sequencing. What is DNA sequencing? It is a procedure, or it is the procedure to determine the sequence of nucleotides in a piece of DNA or the gene, whatever that piece of DNA is. But usually we sequence the nucleotides in a DNA molecule, in a piece of DNA or in a gene. Okay, it is used to determine the structure of a gene, expression of the gene, regulation of the gene expression, mechanism of the genetic diseases. Okay, so this DNA sequencing is used for many purposes. For example, if you want to know the structure of a gene, that what different types of nucleotide, what is the sequence of that nucleotide, हम वो पढ़ सकते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, किसी भी जीन की एक्सप्रेशन जो है वो उसके प्रोमोटर और उसके साथ जो बाइंडिंग है, फिर उसके साथ जो मुख्तलिफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड होते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो वो जो प्रोमोटर है जीन का, उसकी सीक्वेंस क्या है और उसके लिए कौन से पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व होंगे. तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन को डिटरमिन करने के लिए भी ये सीक्वेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, अगेन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन और फिर उसकी रेगुलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन, कि कौन से प्रोटीन ने बाइंड होना है, किसने बाइंड नहीं होना, उनके लिए इनहिबिटर कौन सा होगा, उनके लिए एक्टिवेटर प्रोटीन कौन से होंगे, वो जो इनहिबिटर प्रोटीन हैं, रिप्रेसर प्रोटीन वो कौन से होंगे, कहाँ पर बाइंड होंगे. ठीक है ना. तो उसके लिए भी सीक्वेंस को डिटरमिन करना इसकी भी इम्पोर्टेंस है. मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक डिजीज़, अगर हमारे पास हम कहते हैं कि देयर इज़ फॉर एग्जांपल कैंसर है और उसकी रीज़न जो है कोई म्यूटेशंस हैं, तो वो म्यूटेशन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स में हो गई है, किस न्यूक्लियोटाइड ने किस को रिप्लेस किया है. फॉर एग्जांपल वो जो वो जो एग्ज़ाम्पल है सिकल सेल एनीमिया का, तो उस सिकल सेल एनीमिया में जब हम कहते हैं कि दिस न्यूक्लियोटाइड इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस को रिप्लेस करता है. ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सीक्वेंस का पता हो. अगर हमें सीक्वेंस का पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमने ऑलरेडी इस मेथड से डिटरमिन किया है. ठीक, ये हमने, अगर हम कहते हैं ATTCCAGGTTC, ये अगर हम कहते हैं कि A इज़ रिप्लेस्ड बाय, फॉर एग्जांपल एडेनिन इज़ रिप्लेस्ड बाय C, वो उसको रिप्लेस करता है, तो हम कहते हैं A को रिप्लेस करता है C. तो ये हमें तब पता चल सकता है, हम ये बात तब करेंगे जब हमें इस सीक्वेंस का पहले से पता हो. और इस सीक्वेंस का पहले से पता होना हमें किससे पता चलेगा, सीक्वेंसिंग से, जब हम सीक्वेंस डिटरमिन करें. तो ये सीक्वेंस जो है ये बहुत से लिहाज से इम्पॉर्टेंट होता है. और व्हाट इज़ दिस सीक्वेंसिंग? सीक्वेंसिंग ये है कि हमारे पास ये एक डीएनए पीस है, हम कहते हैं ये एक डीएनए पीस है, बट व्हाट इज़ द सीक्वेंस, एंड हमें ये भी पता है कि ये डीएनए पीस है, इस डीएनए पीस है तो इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तरतीब क्या है. अगर हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना, सैकड़ों हज़ारों न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें से कौन सा किस नंबर पर कौन सा, अगर हमें ये पता हो कि न्यूक्लियोटाइड नंबर पोजीशन नंबर 6 पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडेनिन है, पोजीशन नंबर 4 पर साइटोसिन है, पोजीशन नंबर 9 पर ये, तो ये अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हमें इन सारी चीज़ों का पता चल सकता है. एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, रेगुलेशन ऑफ द जीन, मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक डिजीज़. मैंने एग्जांपल दिया सिकल सेल एनीमिया, वो आप कैसे पता चला सकते हैं, बाय सीक्वेंसिंग. So sequencing is a powerful technique to determine the sequence of nucleotides in a DNA molecule. दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक कहलाता है सेंगर मेथड और दूसरा कहलाता है मैक्सम गिलबर्ट मेथड. These are the two methods used. The Sanger method
and Sanger's method and Maxim-Galbert method. So the first of all, we are talking about the Sanger method of DNA sequencing, or this is also known as chain termination method भी कहलाता है. Sanger method और chain termination method भी कहलाता है. So Sanger method is developed by Sanger and Coulson in 1977. तो 1977 में इसको, and this method is based on in vitro DNA replication, PCR method. ये जो सेंगर मेथड है ये बेसिकली PCR टेक्निक है. अगर आप PCR मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप इस सेंगर मेथड को अंडरस्टैंड करें. सेंगर्स मेथड कहलाता है. दिस इज नोन एज सेंगर्स मेथड कहलाता है. ओके, सो the requirements of this method are the same as of PCR. जो PCR के requirements हैं, तो PCR में हमने पढ़ा कि that needs template DNA. तो यहाँ पर template DNA क्या है? template DNA वो है जिसको हमने sequence करना है. प्राइमर्स की ज़रूरत होती है, पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, DNTPs which is a mixture of, already you know, which is a mixture of DATP, DCTP, DGTP and TTP, उनका मिक्सचर है. So the requirements of this method are the same as of PCR with the additional dideoxynucleoside triphosphate. तो उनको एक एडिशनल चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं डाईडिऑक्सी. यू नो, ये जो हमारे पास है डीऑक्सी, तो ये वाले क्या है? डीऑक्सी. डीऑक्सी इस वजह से इसको कहते हैं कि उसका जो कार्बन एटम नंबर 2 है उस पर हाइड्रोक्सिल की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन होता है. सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज डीऑक्सी. अब इस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अलावा हम इसमें डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी डालते हैं, लेकिन एक ट्यूब में सिर्फ हम एक किस्म का डालेंगे, या डाईडिऑक्सी एडिनोसिन, या डाईडिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, या डाईडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, या डाईडिऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये चारों डालेंगे, डीऑक्सी, DCTP, DGTP, ये चारों होंगे, लेकिन इन चारों में सिर्फ एक डालेंगे, और उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. और 5 रिक्वायरमेंट जो है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड. तो अगर आपको PCR याद हो तो हमने वहाँ पे कहा था कि 5 रिक्वायरमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ये 5 रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है? दैट इज़ डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ये भी हम इसमें पुट करते हैं. अब ये डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है? यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया है, इसको अंडरस्टैंड करें. दिस वन इज़ द पेंटोज शुगर, कार्बन एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5. कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच है, यहाँ पर एडेनिन है. तो दिस इज़ एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड, और इसका नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन, बिकॉज ऑफ एडेनिन एंड शुगर, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और जब हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर होता है, DNA का स्ट्रक्चर, तो उसके न्यूक्लियोटाइड में फिर ये जो कार्बन 2 है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन होता है. तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन हो तो फिर इसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दोबारा सुने, अगर DNA का न्यूक्लियोटाइड है जो नॉर्मली DNA में होते हैं, वहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड के शुगर के कार्बन 2 के साथ हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन होगा, और जब हाइड्रोजन होगा तो इसको फिर हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और अगर ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर ये ग्वानीन हो तो फिर इसका नाम होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. अगर यहाँ पर साइटोसिन हो तो फिर इसका नाम हो डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट. अगर यहाँ पर थाइमीन हो तो फिर इसका होगा डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. ओके, दिस इज डीऑक्सी. लेकिन अगर
इसके कार्बन 3 के साथ भी हाइड्रोक्सिल हो, कार्बन 2 के साथ तो है लेकिन अगर कार्बन 3 के साथ भी हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन हो, इसके कार्बन 3 के साथ हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन हो, तो दो जगहों पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, एक कार्बन 2 पर और दूसरा कार्बन 3 पर। तो फिर इसका नाम हो जाएगा डाई डीऑक्सी, इधर देखें शायद, यस, डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ पर ग्वानीन है तो डाई डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर थाइमीन है तो डाई डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, अगर साइटोसिन है तो डाई डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। जब डाई डीऑक्सी होगा तो उसमें फिर कार्बन 2 और कार्बन 3 दोनों पर हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन होगा, मतलब ये कि वहाँ पर ऑक्सीजन दो जगहों पर कम है, तो इस वजह से इसका नाम होगा डाई डीऑक्सी, डबल डीऑक्सी, ठीक है ना, डाई डीऑक्सी कहलाए। अब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, जब डाई डीऑक्सी हो जाए तो ज़रा इसको देखें, डाई डीऑक्सी, in case of dideoxynucleoside triphosphate, in case of dideoxy adenosine triphosphate, okay, in case of the chain will elongate, the chain will not elongate as hydroxyl will not be available for phosphodiester bond। अगर हमारे पास चेन इलोंगेशन हो रही है, हमारे पास चेन इलोंगेशन हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, और हमारे पास उसमें जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड आ जाए, तो वहाँ पर फिर चेन फर्दर इलोंगेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कार्बन 3 पर हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि जब चेन इलोंगेट होता है तो वहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए हाइड्रोक्सिल का होना लाजमी है। अगर जब फास्फोडाइस्टर नहीं होगा तो फर्दर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा कार्बन 3 पर, तो फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। ये जहन में रख लें। यहाँ पर मैंने एक कोशिश की है कि आपको एग्जांपल से समझाऊं। ये चेन इलोंगेट हो रहा है, दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। ये इस तरीके से ये चेन इलोंगेट हो रहा है। अब यहाँ पर जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड इसके कार्बन 3 के साथ, क्या है? फॉस्फेट, और इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये बाइंड हो चुका है, द न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इसके जो कार्बन 3 है, इस दिस इज द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, ये वाला हमारे पास यहाँ पर लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। ये इसके कार्बन 3 के साथ हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन है तो ये फर्दर न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। इधर इस स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करें, ये ज़्यादा आसान है। ये चेन इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो रहा है, दिस इज़ द 5 प्राइम एंड दिस इज़ द 3 प्राइम एंड। इधर देखें, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस 3 प्राइम एंड पर, तो इसको देखें, कार्बन 1 में कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है। तो इस कार्बन 5 ने उस तरीके से यहाँ पर उसके साथ मिल चुका है। लेकिन इसके कार्बन 3 को देखें, ये डाई डीऑक्सी है, ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। क्यों है? इसके कार्बन 2 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है और कार्बन 3 के साथ भी हाइड्रोजन है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला। अब इधर देखें, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है। अब ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, जो कि नहीं आएगा बेसिकली, इस न्यूक्लियोटाइड के यहाँ पर कार्बन 5 के साथ फास्फेट है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, ठीक। तो बॉन्ड ने कैसे बनना था? इस हाइड्रोक्सिल के यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाएगा, यहाँ से के हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोजन ने रिमूव होना था और फिर यहाँ पर बॉन्ड बनना था। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल की बजाय, तो अगर यहाँ से ये रिमूव हो जाए तो फिर वो बॉन्डिंग के लिए वो ऑक्सीजन नहीं रहता, तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, और ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ नहीं मिलेगा। इस वजह से ये चेन यहाँ पर टर्मिनेट करेगा। तो डाई डीऑक्सी जहाँ पर भी हमारे पास एक चेन इलोंगेट कर रहा है, ये हमारे पास एक, इधर देखें, एक चेन है वो इलोंगेट कर रहा है। दिस इज़ सपोज करें दिस इज़ शुगर
एडिनोसिन एंड दिस वन इज फॉस्फेट। इसके कार्बन 3 के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सल है इस शुगर के कार्बन। तो दिस इज अनदर, इधर देखें गुआनिन इसके कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्सल है। इधर देखें ये हमारे पास शुगर है, इसके साथ साइटोसिन है, इसके कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट है, इसके कार्बन 3 के साथ हाइड्रोक्सल है। इधर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये हमारे पास है शुगर, इसके साथ है थाइमीन और इसके साथ यहाँ पर इधर देखें फॉस्फेट। अब बॉन्डिंग कैसे बनेगी ज़रा इधर देखें, इस कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन 3 के साथ हाइड्रोक्सल है इसके साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाएंगे, बॉन्ड बनेगा और वो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनेगा। अगेन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी और इधर बॉन्ड बनेगा। अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोक्सल, यहाँ से हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इनके दरमियान कंडेंसेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा, प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। और उसके नतीजे में इस फॉस्फेट और इस शुगर के कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड कहलाएगा क्या, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाएगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। अब इधर देखें, अगर इसका कार्बन 3 है और उस कार्बन 3 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सल, इसके कार्बन 2 के साथ भी हाइड्रोक्सल होगा, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये कहलाएगा क्या, डाई डिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डाई डिऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियो। अब अगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है तो उसने यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाना है, फॉस्फोडाइईस्टर, लेकिन उस फॉस्फोडाइईस्टर के लिए यहाँ पर वो हाइड्रोक्सल अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो इस वजह से ये चेन यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड पर टर्मिनेट होगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्या, चेन टर्मिनेशन मेथड कहलाता है। क्यों चेन टर्मिनेशन मेथड कहलाता है, बिकॉज द चेन टर्मिनेट्स वेयरएवर इट फाइंड्स डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो द चेन विल टर्मिनेट ए डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पर। नंबर 1, सेंगर मेथड में जो चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, नंबर 1 वो ये चीज़ है कि दिस इज बेस्ड ऑन पीसीआर, ठीक है, बेस्ड ऑन पीसीआर, बट द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन और पॉलीमराइजेशन विल टर्मिनेट, ठीक, टर्मिनेट करेगा, कब टर्मिनेट करेगा, वेयर एवर इट फाइंड्स डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और इधर देखें, ओके, to keep the video short, I'm just stopping this video here and we'll start the process in the next video. Okay, thank you.